नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। भारत के इतिहास में कुछ एक ऐसे नाम हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। वो आज भी हर पीढ़ी के जहन में एक सवाल बनकर जिंदा है और वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी साहस, उनकी सोच और उनकी रहस्यमयी जिंदगी आज भी हमारे बीच चर्चा का विषय है और इतिहास के इसी अहम अध्याय को पर्दे पर लेके आ रही है द बोस फाइल्स। मेरे साथ सभी लोग मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। यतिन जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। अभी हम ट्रेलर देख रहे थे तो उसमें यह था कि नेताजी पहले जेम्स बॉन्ड। मैं चाहता हूं कि आप उसको इलेबोरेट करके अगर बता पाएं, बिकॉज ये नई पीढ़ी के लिए आपका इलेबोरेशन कुछ मायने रखेगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। इतना एक्चुअली पेचीदा सवाल है ये, क्योंकि जेम्स बॉन्ड एक्चुअली नेताजी के सामने बम्बई की भाषा में कहे तो पानी कम चाय है, कुछ भी नहीं है। मतलब बाई उंगली के नाखून के बराबर है जेम्स बॉन्ड नेताजी के सामने। जेम्स बॉन्ड, सबसे पहली बात तो जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक पात्र है। नेताजी हमारे नेताजी थे और नेताजी ने जो जिंदगी जी है, जो उन्होंने किया है, वो अतुलनीय है। उसको अगर आप एक्सपीरियंस कर सकें, उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक जो सच्चाई है वो आप अगर अनुभव कर सकें तो आप नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी। अच्छा, क्योंकि आज़ादी के इतिहास में गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह पर ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन नेताजी कहीं पीछे रहते हैं इन चर्चाओं में। क्या ये ऐतिहासिक असंतुलन है? जी हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा असंतुलन है और वो इसलिए है क्योंकि नेताजी हैज नॉट बीन गिवन हिज ड्यू। उन्होंने उनके कार्य के बारे में बोलूँगा, जिन्होंने उनको दबाने की कोशिश की, उनकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की, उनके नाम को खराब करने की कोशिश की, उनके बारे में मुझे बोलने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। ओके, मैं नेताजी के बारे में बोलूँगा क्योंकि उनके कार्य ने सचमुच एक बहुत बहुत गहरी सोच, गहरा इम्पैक्ट किया है हमारी लाइफ में। जब कहा जा रहा था कि नहीं हमें आर्म फोर्सेस की जरूरत क्या है, ऐसी सोच थी, तब उन्होंने जाके हिटलर से मुलाकात की थी, मुसोलिनी से मुलाकात की थी, जापान में गए थे बाय सबमरीन। वो एक हमारी आईएनए खड़ी की, इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी की उन्होंने। ऐसा किसने किया? मुझे आप बताइए। आपके दर्शकों से मैं पूछता हूं, किसने ये इतनी हिम्मत किसने दिखाई थी? किसी ने नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं, उनके कार्य को जो दुर्लक्षित किया गया है वो बहुत गलत बात है। हमें उनके कार्य को लोगों के सामने लाना चाहिए, वो ताकि वो सच्चाई लोगों तक पहुंच पाए और वो ये जान पाए कि क्या हुआ था एक्चुअली। और वो अगर बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या होता। अच्छा काशवी, हम सबने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, किसी ना किसी तरीके से पढ़ा ही है। क्या आपको लगता है कि स्कूल के इतिहास की जो किताबें हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उस पर भी सवाल उठेंगे? बहुत लोग उठाएंगे, बट उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यस, इट्स द ट्रुथ। एंड होगा बहुत लोगों के लिए शॉकिंग, नहीं कर पाएंगे वो बिलीव इन चीज़ों पे, बट यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। अनुसार द बोस फाइल सिर्फ एक फिल्म है या इतिहास को एक नए नजरिए से देखने का इन्विटेशन है? अब क्योंकि तथ्यों पर आधारित है तो फिर जी इन्विटेशन होगा, क्योंकि फिल्म से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। जी जनता तक कोई भी अगर आप चीज अपना मैसेज लेके जाना चाहते हैं जी
तो सबसे पावरफुल मीडिया तो फिल्म का माना जाता है, क्योंकि जो जर्नलिज्म है वो लोग भूल जाते हैं एक दिन पढ़ करके, जी किताबें इतनी पढ़ी जाती नहीं है, तो फिल्म ही है जिसमें आपका पूरा इमोशनल आउटपोरिंग होता है, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ को, तो फिल्म से अच्छा कोई मीडियम नहीं है। और क्योंकि फैक्ट बेस्ड है तो मैं मानता हूँ कि उसमें इसका ही आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अनुज जी अभी बहुत सारी फिल्मों में सच्चाई दिखाई जा रही है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है सच्चाई देखने की। अभी देखिए सतलुज थी, उसको हटा दिया गया जी से। तो कई ऐसी फिल्में हैं जो आ रही है, लोग देखना चाहते हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंच रही है, या विवादित हो जाती है, या सेंसर बोर्ड से बहुत सारे सीन्स हट जाते हैं। कुछ ऐसी चीजों का भी सामना। विवादित होना तो अच्छी बात है ना, वो तो जी कंट्रोल तो पब्लिसिटी हो जाती जी है। अब मुझे पता नहीं, इसमें से कुछ लोग खुद भी जी करते हो कि मेरा ये एरिया नहीं है, जी लेकिन ऐसा है कि देखिए भारत इतना, वही भी भारत तो बहुत बड़ा देश है, जी लेकिन छोटे देशों के अंदर भी हर एक व्यक्ति एक बात पे एग्री नहीं करता, तो हर एक अलग अलग सेगमेंट जी है। तो सतलुज का एक सेगमेंट है, वो उसको देख रहा है, और जो उसके खिलाफ में वो बोलेंगे, तो वो है इस फिल्म को भी जो लोग जो जी नहीं पसंद करते, जी जिनको ऑलरेडी माइंड मेकअप है, वो भी इसको रिएक्ट करेंगे। तो हर एक का अलग अलग सेगमेंट है, तो अपने सेगमेंट के हिसाब से फिल्में बन रही हैं। बाकी एक सिस्टम में चेंज आया, गवर्नमेंट नई बनी है, ये बात सभी को मालूम है कि अगर सरकार ये नहीं होती तो फिल्में ऐसी नहीं बन रही होती, कि पिछली सरकार के जी टाइम पे उनकी फिल्में बनी। अब जैसे जी हम, जब आपको याद होगा बहुत छोटे थे, जी काफ़ी लोग, तो भारत सरकार ने फंडिंग की, वो गांधी फिल्म बनवाई। जी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वो भारत सरकार का फंडेड फिल्म है, वो पूरा हमने फंड किया उसको, इसलिए उन्होंने फिल्म में सुभाष बोस को, जी मतलब आपने 3.5 घंटे की महात्मा गांधी की पूरी जीवनी दिखाई, सारे सबका आपने शक्ल दिखाया, सुभाष बोस का एक सेकंड का रोल नहीं है उसके अंदर, तो वो भी सरकार का वो था, वो ठीक है, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे था, जी ऑस्कर मिल गया तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जी एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोपागेंडा फिल्म हुई थी। तो ये चीज़ें हैं, अब ये सभी के लिए स्पेस है, वो चैनल भी है, वो चैनल भी है, जिसको मुझे अपने सेगमेंट को जो दिखाना है मैं दिखाऊंगा, जो दूसरा दिखाना चाहता है वो दूसरा दिखाए। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आपने सतलुज का नाम लिया कि नेशनल जी सिक्योरिटी और नेशनल जी इंटरेस्ट का जो है ना वो जी सही रहना चाहिए। जी तो मुझे जो कंट्रोवर्सी आप सतलुज पे लेकर चल रहे हैं वो शायद नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कि आप जी इनडायरेक्टली खालिस्तान को प्रमोट कर रहे हो, जी केवीएस गिल को, मैं जी उनको एक बार के दर्शन कर रहे हैं गिल साहब के, तो वो सब नहीं होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देश, अगर मेरी फिल्म बनने से देश के अंदर कलेश पैदा हो रहा है और देश के अंदर अब ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है जो देश के फेवर में नहीं थे और एक आतंकवादी मूवमेंट को सपोर्ट कर जी रहे हैं डायरेक्टली, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ है। जी वो मिसयूज़ भी होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का और ओपिनियंस का। सर जी आपसे जानना चाहूँगा बिकॉज यतिन जी ने जो किरदार निभाया है बहुत साहसी किरदार है। आपको लगता है कि जो कहानी आप लिख रहे हैं या लिखी है जो आपने द बोस फाइल्स, अगर जो वी ऑल्सो बिग चेहरे होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, हालांकि ऐसी कहानी बननी चाहिए और जो प्रोडक्शन हाउसेज इसमें आते हैं, जो प्रोड्यूसर्स आते हैं और जो पैसा लगाते हैं, उनकी सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि क्यों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज या बड़े बड़े चेहरे ऐसी कहानियों को लेकर नहीं आते? जिस सहनशीलता से यतिन जी ने इस किरदार को निभाया, वो क्यों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज उन चेहरों को नहीं लाते? वो हिम्मत नहीं जुटा पाते इस किरदार को निभाने की। तो पिछले 3 महीनों में सेंसर बोर्ड के साथ जो मेरी महाभारत हुई है वो उसके देखते हुए मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि बहुत लोग चाहते थे कि ये फिल्म इंडिया में कभी रिलीज ना हो, बहुत लोग, राइट फ्रॉम इंडिया से लेके यूएसए तक। मैं अभी किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरे पास में इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों के मैसेज और बहुत सारे लोगों से पता चला कि ये कहानी पर्दे पे भारत में नहीं आई। इसका शायद यही कारण, रिक्वेस्ट की गई, धमकी दी गई? नहीं मैंने इनडायरेक्टली बताया गया मुझे, और मैंने सेंसर बोर्ड ने 2 बार मुझे मना कर दिया था कि वी विल नॉट सर्टिफाई दिस फिल्म। रीजन सर? कोई रीजन नहीं, बट एनीवे चलो उसकी बात हम नहीं करते। बट मेरा कहने का मतलब है कि क्या कारण है कि 70 साल तक ये कहानी पर्दे पे पहले क्यों नहीं आई? कई बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मैं फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो 2022 में इस फिल्म को बना रहे थे, लेकिन लास्ट मिनट में हाथ खींच लिया। 2020 में एक और माने बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे जो स्क्रिप्ट पे उन्होंने पूरा काम कर लिया था, लेकिन आखिरी वक्त पे उन्होंने हाथ खींच लिया। तो कहने का मतलब कि हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि वो नहीं चाहता कि किसी फैमिली के अगेंस्ट में कोई बात की जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे है कि वो इतने लॉयल हैं किसी फैमिली के प्रति कि वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी नाम खराब हो। ये डर है कि जिसकी वजह से लोग आगे नहीं आ पा रहे, और इस डर को बेझिझक आपने बाहर निकाल के इस कहानी को पर्दे पे लाए।
अच्छा सर, अगर मैं पूछूं, अगर ऑडियंस द बोस फाइल्स की तुलना श्याम बेनेगल की ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो से की जैसी फिल्मों से करे, तो आप चाहेंगे कि किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए? सर वो दोनों फिल्में एकदम अलग है। वो 1920 से लेके 1945 के प्लेन क्रैश पे खत्म हो रही है, और वो सारी कहानी हमको पता है, हमने इतिहास में पढ़ा है कि वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से उनको रेस्टिकेट किया गया था, कैसे उन्होंने आईसीएस का पोस्ट उन्होंने गिव अप कर दिया, और सारी बात जब वो कलकत्ता के मेयर थे तो उन्होंने कैसे रिजाइन किया, एज ए इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट उन्होंने कैसे रिजाइन किया, और कैसे 2 बार उनको रोका गया कुछ भी करने से पहले। तो वो सारी कहानी हमको पता है, पर इसमें जो हम बात कह रहे हैं वो कहानी मेरे हिसाब से पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं आई है, जो हम पहली बार लेके आ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जब लोग देखेंगे इस फिल्म को पर्दे के ऊपर में, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव रहता है, बिकॉज क्योंकि कहानी पहले भी आई है और तुलना होती है, और उसका भी दबाव महसूस होता है कई बार, बिकॉज तुलना होगी, बिकॉज बहुत सारी कहानी आई हैं, हालांकि ये कहानी कुछ अलग पर्सपेक्टिव से नई चीज़ दिखाएगी, लेकिन दबाव प्रेशर का होता है कि तुलना होगी, ऐसे होगी और ऐसे दिखाया गया, इसमें अलग तरीके से दिखाया गया। सर आप जितना क्रिटिसाइज करना कीजिए, हमारे पास हमारे जवाब हैं, हम सारा होमवर्क करके बैठे हैं। हमने कोई इमेजिनेटिव कहानी नहीं लिखी है, हम हर सवाल का जवाब लेके बैठे हैं। मेरे बगल में सर बैठे हैं, आप कोई भी हमसे सवाल कीजिए किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जो हमने फिल्म में दिखाया है, मुझे यकीन है हम आपको सेटिस्फाइड आंसर दे देंगे। बहुत खूब। काशवी, ऐसी कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा एक्साइट किया आपको? बिकॉज मैं एक्साइट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कुछ नए पर्सपेक्टिव से इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, कुछ नई चीज़ें इसको लेके आ रही है। आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा एक्साइट किया? Firstly, I'm playing the role of young Rupa, and there is a character जो मेरे को सारी स्टोरी बताते हैं, and I was so close to him basically. तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई, और उन पे जो इतने एलिगेशंस लगे, उसके बाद लोगों ने जो इतनी कंट्रोवर्सीज करी, तो मेरे को उस चीज़ का थोड़ा बुरा लगता है। बट येस, फाइनली अब लोगों को पता लगेगा कि क्या है, एंड उस पर भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बट ये सर ने कहा कि होमवर्क तो किया ही हुआ है, तो या वी हैव द आंसर्स। अनु सर, अगर इस फिल्म के बाद इतिहासकार आपकी कहानी पर सवाल उठाते, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे या अपनी रिसर्च पर पूरी तरह आपको भरोसा है? नहीं, मैं तो 25 साल से लगा हूँ, मैं तो जी, मर जी। जाऊंगा लेकिन चेंज नहीं करूंगा। मेरे को इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें मेरी जी। तारीफ हुई है करके, और ठोक बजा करके। तो जी। हमारी रिसर्च जहाँ पे थी वहीं की वहीं है। मेरे में कोई, मैं छोटा मोटा चेंज कर जी। सकता हूँ कि, क्योंकि सारी बातें देखो 100% मुझे नहीं पता कि वो जी। भारत में आए थे तो 52 में आए थे कि 51 में जी। आए थे, ये मैं जी। उस पर डाउट हो सकता है। जी। बीच में क्या घटा उसमें शायद थोड़ा सा 1% का, लेकिन इन टू द इफेक्ट कि वो जो कहा जाता है कि जो यूपी के अंदर आपके जो अयोध्या में, लखनऊ में, जिनको आजकल गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाता है, वो सुभाष बोस थे। आई एम विलिंग टू डाई फॉर इट। वो तो मुझे ठोक बजा के पत्रकार के तौर पे मैंने गवर्नमेंट के सोर्सेज से कंफर्म करा हुआ है। मैं पागल नहीं हूँ जो बैठ के उसको बिल्कुल। पब्लिकली बैठ के सारे चैनल्स में, देश में विदेश में जाके बिल्कुल। पूरे सब जगह जाके बोलता फिर रहा हूँ। तो आई एम श्योर ऑफ माई ग्राउंड द स्टोरीज लाइक दिस, और गवर्नमेंट उसको डिनाई भी नहीं कर रही है। अगर कवर अप करेगी तो फिर ठीक है, दुनिया में बहुत देश हैं, फाइलें अगर यहाँ से नहीं निकलेंगी तो बाहर से निकल जाएंगी। तो बिना कट के जैसे आपने शूट किए वैसे ही आप इसको रिलीज कर रहे हैं कि कोई कट्स के साथ अभी? मैं देखिए, मैं जी। तो आपकी तरह पत्रकार टाइप जी। आदमी था, तो मैं तो चाहता था कि ये लोग बंद करवा दें सेंसर वाले की, उसे बड़ी पब्लिसिटी मिल जाती है। मैं तो उन्हें बोला कि कैंसिल करवा दो, वो उनको रिजेक्ट करेंगे तो जी। अच्छी बात है। ये मुझे बुला रहे थे, मैं आ नहीं सका उस दिन क्योंकि मैं कहीं और टाइटअप हो गया था किसी चैनल में। लेकिन ये कि पब्लिसिटी जो आप जो बातें कह रहे हैं, ठीक है, लोग जितना लोग कंपेयर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देखिए बज़ होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक डिस्कशन किसी चीज़ के बारे में नहीं होती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मीडिया में, किसी का डिस्कशन ही ना हो, जी। कोई अटेंशन ना दे, तो वो सारी चीज़ खत्म है। पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी होती है, तो होनी चाहिए ताकि लोग डिस्कशन करें, बातचीत करें। उसी बहाना मेरा जो उसमें इंटरेस्ट है कि मुद्दा बाहर आना चाहिए। मुद्दा बाहर आएगा तो रिसर्च चलेगी और ओवरऑल जो है देश हित के अंदर काम हो रहा है। और देखिए अनुज जी, आपकी इसी बात का दूसरा पहलू मैं कहता हूँ, जिसमें बात होती है उसी की बात होती है, और इस फिल्म के अंदर अगर बात है तो उसकी बात जरूर होगी। नितिन जी, नेताजी के योगदान को उस तरीके से लोग नहीं जानते हैं आज की जो पीढ़ी है, लेकिन क्या इस चीज की कमी को ये फिल्म पूरी करेगी? काफ़ी हद तक।
इनके 24 साल की रिसर्च को हमने 2 घंटे में बिठाने की कोशिश की है। वो जो इनकी रिसर्च है इतनी महान, इतनी बड़ी है कि उसमें एक्चुअली वेब सीरीज बन सकती है, बिल्कुल 2 घंटे में समाप्त करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे बताया राजेश ने जी। लेकिन उस वेब सीरीज के लिए उतना पैशन होना ज़रूरी है जो राजेश जी में था, हमारे राइटर डायरेक्टर। तो उन्होंने ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को, उनके घटनाओं को जोड़ा है साथ में, जो कि काफ़ी बात बताते हैं धर साहब के रिसर्च के बारे में, जो उन्होंने रिसर्च की है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप उनकी रिसर्च को भी पढ़िए, इस फिल्म को भी देखिए और इन बातों को डिस्कस कीजिए कि क्या हुआ था और क्या हमारी जो सचमुच हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है आजकल के बच्चों को भी, हमारे ज़माने में तो था ही, आजकल के बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है क्या वो बदला जाए, ये इम्पोर्टेंट है। अनुज जी, आपको लगता है कि रिलीज जब होगी, ये रिलीज से पहले किसी विरोध विवाद होने की आशंका है या ऑलरेडी उम्मीद मेरे है? ख्याल से हो चुका है कि अभी जी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में केस किया जी। था, तो नीता जी की लड़की जो है जी। वो उनका मानना कुछ और है, उनकी माता जी का मानना कुछ और था। मतलब माता जी और बेटी जी का आपस में मैच नहीं है। माता जी मानती थी कि उनके हस्बैंड रशिया में थे, जी। वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। लड़की जो है वो, उसका इशू ये निकल के आ रहा है कि वो जी। परिवार में, जैसे सुभाष बोस के परिवार ना, बिल्कुल। वो अपने आप में फिल्म बनाने के लायक है। जी। उसमें अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक परिवार में एक धड़ा है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो लड़की उनके प्रभाव क्षेत्र में आती है। तो लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया है, जो अभी उसकी 6 तारीख को हियरिंग है। फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मर गए प्लेन क्रैश में, उनकी अस्थियां जापान में पड़ी हैं, आप लेकर आइए। तो भारत सरकार को, हम इस बात से खुश हैं कि भारत सरकार इसको डॉज कर रही है इशू को। तो इसी बहाने कम से कम उनको आंसर देना पड़ेगा, और वो जो भी आंसर दे उसको कलेश, उस पर डिबेट डिस्कशन हो। तो मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हो वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में केस अभिषेक मनु सिंह ने लगा दिया, तो मेरे अच्छी बात है, वो लोग करें। तो मैं मीडिया का आदमी, मुझे डिबेट वगैरह से हम ये इनको बुरा लगे, हमें तो अच्छा लगता है। वो तो बिना उसकी रोटी चलती ही नहीं हमारी। तो हमारे को तो टॉनिक है डिबेट होना, डिस्कशन, कंट्रोवर्सी होना, दैट इज अ गुड न्यूज़। अच्छा यति जी, अगर नेताजी आज के भारत को देखते तो आपको क्या लगता है वे सबसे पहले किस मुद्दे पर बात करते? मुझसे मत पूछना ये सवाल। इनफैक्ट मैं प्रॉब्लम कहूँगा हो कि ये धर साहब का ही, ट्रांसफर कर दिया। नहीं, धर साहब का ही एक्चुअली ये कंट्रोवर्शियल है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं, एज गुमनामी बाबा ही यूज्ड टू टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। जी। अब मैं उसमें पढ़ सकता नहीं कि चाइना से क्या प्रॉब्लम हमको आने वाली है, हमको मिडिल ईस्ट से क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो उन्होंने बहुत से प्रेडिक्शन और बहुत सी बातें बोली थी, जिसमें से कई बातें सच हुई हैं। जैसे जर्मनी यूनाइट होंगे, कुछ गलत हुए, कोरिया वाले में नहीं बोल सके। उन्होंने और बैटल टैक्टिक्स की बातें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तक आते आते क्या क्या चीज़ें लड़ी जाएंगी, सबमरीन का क्या यूज़ होगा वॉरफेयर में आगे जाकर। तो ऐसी बहुत सी बातें, उसमें से आधी बात ठीक है, आधी बात अभी तक हमको नज़र नहीं आ रही है। तो भारत के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, तो थोड़ा बोला कि ज़रा प्रॉब्लम होगी बीच में, लेकिन उनका ये मानना था कि इवेंचुअली भारत जो है वो अपने जो एंशंट विजडम जो हमारा है, हमारा जिसको आप हिंदू धर्म बोलिए, जो मर्जी बोलिए, एंशंट जो हमारा कल्चर विजडम है, उसके नाम पे ये देश आगे जाएगा। और उनका मानना था, मैं तो अब फिलहाल उसको देख के मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन उनका मानना था कि हम लोग बहुत बड़े बनेंगे और इंडिया विल बिकम वेरी ग्रेट कंट्री। तो इस तरह की बातें, और ये है। यतिन जी, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है, हमने नेताजी के बारे में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, ऐसी एक कौन सी चीज़ है, एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पहली बार समझने का, सुनने का, देखने का आपको पता चला कि जी उनकी लाइफ जो एयर क्रैश के बाद हमारे लिए तो जो पढ़ाया गया था वो ये था कि ओके, एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पूरी लाइफ जो एयर क्रैश के बाद है, जिस पर ये फिल्म बनी है, ये पूरा मेरे लिए नया था। सबसे पहली बात तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिया, मैंने नहीं यार ये क्या बोल रहे हो आप, ये ऐसे। इनके साथ कितनी डिस्कशन हुई थी राजेश जी के साथ कि नहीं आप क्या मतलब कि ये क्या फिक्टिश, नहीं ये फिक्शन नहीं है, ये सच्चाई है। धर साहब के रिसर्च पे, 24 साल के रिसर्च पे ये बेस्ड है, हम प्रूफ दे सकते हैं। तो मेरे लिए एक इवेंट नहीं सर, पूरी की पूरी जो है उनकी लाइफ, उसके बाद जो हमारी फिल्म है, आप फिल्म देखिए,
हाँ, फिल्म में आप वो पूरा दिखाया गया है, पूरा तो नहीं दिखाया गया है, पर काफ़ी हद तक आई विल से 50-60% तक दिखाया गया है कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। वो पूरा मेरे लिए नया था। एक मैं लिबर्टी लूंगा, आपने यतन जी। से सवाल पूछा था, जी, लेकिन सर। उसको मैं इलोबरेट कर जी। दूंगा। वो जेम्स बॉन्ड की आपने जेम्स जिक्र किया बॉन्ड था, पहला सवाल। तो जी। जेम्स बॉन्ड का था कि सब जेम्स बॉन्ड, जैसे मैंने बोला कि जेम्स बॉन्ड एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस का वो ऑफिसर है, MI6 का, जी। ठीक है। MI5 उनकी IB है, MI6 उनकी रॉ है, तो उसका ऑफिसर है। तो सुभाष बोस के कनेक्शन आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली उसमें ये आ रहा है कि जब वो नेताजी यहाँ से, उनकी लाइफ इतनी ज़बरदस्त है कि जो उनका एस्केप किया था ना जी। कलकत्ता से वो जर्मनी पहुंच गए। जी। भारत के इतिहास में 3 ग्रेट एस्केप्स हुए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के कैंप से निकल के भाग गए थे। दूसरा आपका मिडिल में आकर के आपका शिवाजी महाराज जो आगरा के बिल्कुल। किले से भागे, जी। ये ज़बरदस्त जी। अपने आप में कैसे फिल्म में बनी उसके जी, ऊपर बिल्कुल। उसमें, तो वो बहुत जबरदस्त। तो ये सुभाष बोस का जो ये एस्केप हुआ था ये बड़ा ज़बरदस्त था, और उसकी पूरी कहानी हमको नहीं मालूम कि जो कैरेक्टर्स में से कईयों ने अपना मुंह नहीं खोला और कईयों को पता नहीं, लोग मरमुरा भी बीच में चले गए। जी। उसमें ये कहानी निकल के आ रही कि जो कैरेक्टर सुभाष बोस को जी। रशियन काबुल से जी। रशियन बॉर्डर तक छोड़ने गया था। अब उसके खानदान वाले काफ़ी बड़े हैं बॉम्बे जी। शम्बे में, लेकिन उसका वो आदमी जो वो गया था उस टाइम तो सुभाष बोस की उसने मदद करी थी। जी। उसके बाद में खबर निकल के मतलब बाद में वो अपने आप को बहुत बड़ा वो फ्रीडम फाइटर बोलता था। उसके दिल्ली में लेक्चर होते थे, और शाहरुख खान के डैडी फ्रीडम फाइटर, तो उनका भी अच्छा दोस्त था वो, तो दिल्ली में वो लोग सब एक्टिव हुआ करते थे। तो वो व्यक्ति जब मर गया, उसकी जब बाद में फाइल खुली 1990 के दशक में जाकर के, तो पता चला कि वो आदमी जासूस था अंग्रेजों का। मतलब उसने सुभाष बोस को मदद की वहाँ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसने धोखा दिया। और उसका जो हैंडलर था ब्रिटिश इंटेलिजेंस में, जो एक्चुअल जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, वो पीटर फ्लेमिंग था। जी। पीटर फ्लेमिंग जो है वो इयान फ्लेमिंग का छोटा भाई था। इयान फ्लेमिंग वो था जिसने जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर बनाया है। और एक और चीज़ है कि जब सुभाष बोस यहाँ से भागे थे, ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ऑर्डर हुआ सुभाष बोस को मारने का। ये किसी हिस्टोरियन ने निकाला, BBC का आप गूगल करें मिल जाएगा आपको, BBC में रिपोर्ट हुआ है। तो आयरिश हिस्टोरियन ने बात बताई कि, तो उन्होंने बोला जिंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को मारने का हुक्म हुआ। तो सुभाष बोस को ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कहा कि इसको मार दो इस आदमी को। उन्होंने ये ऑर्डर कभी गांधी जी के लिए किसी और के लिए कभी इशू नहीं किया। तो ये है कि एक पत्रकार थे, अंग्रेज हैं लेकिन सिंगापुर में लिखते थे, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, मेरा भी नाम था उसमें करके। तो उन्होंने उसमें जो स्टार्टिंग दी उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा एक दोस्त है जो MI6 में काम करता है, उनका कोई मित्र होगा वहाँ पे। तो उनसे पूछा तुम्हारा लाइसेंस टू किल है तुम्हारे पास में क्या? वो जो दिखाते हैं फिल्म में कि जेम्स बॉन्ड किसी को भी मार सकता है गोली से, उसको लाइसेंस मिला हुआ है। उसने कहा तो फिल्मी कहानी है ऐसे ही, असली में तो उसने अपने स्टाइल से बोला, मैं आपको अपने दिल्ली के हिसाब से बोल रहा हूँ भाषा में। तो वो उन्होंने बोला, लेकिन थोड़े ड्रिंक पीने का उसने बोला कि नहीं, देयर वाज 2 एक्सेप्शंस, चार्ल्स डी गॉल एंड सुभाष बोस, कि वी एक्चुअली हैड ऑर्डर्स टू किल दिस मैन। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो है कि वो कनेक्शन है, क्योंकि पूरी सुभाष बोस की जो लाइफ है ना वो एक, और खासकर गुमनामी बाबा में वो स्पाई मास्टर की तरह, वो जासूस का काम करना। और एक जो स्पाई मास्टर होता है, जो एस्पिनॉज में होते हैं, उनका एक खासियत उनकी ये होती है कि उनको छोटी से लेकर बड़ी चीज़ का मालूम है। जो भी मतलब हर एक आदमी IB में एक्सपर्ट नहीं होता, जो IB के अंदर ऑपरेशंस का आदमी है, जो जाकर के वो काम करता है, वायर टैपिंग करना, किसी को मारना पीटना, वो ऑपरेशन का। तो ये जो गुमनामी बाबा की कहानी है, वो आदमी ऐसे बात कर रहा है जैसे ऑपरेशन के बारे में सब कुछ पता है। तो उस आदमी को छोटी से लेकर बड़ी चीज़ कि तबला कैसे बजता है और न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, उसकी ज़बरदस्त नॉलेज है, उसको छोटी से बड़ी चीज़ की। तो ये जो अगर आप किसी फॉर्मर IB रॉ चीफ से बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनको दुनिया भर का एक्सपीरियंस होता है छोटी से बड़ी चीज़ का, क्योंकि उनका काम ही है कि उनको हर चीज़ में उनको घुसना जाकर के, तभी वो लोग इंटेलिजेंस गैदर करेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि ये बड़ा फैसिनेटिंग है, बट आई एम हैप्पी कि लोग इसको डिस्कवर करेंगे फिल्मों के थ्रू इन चीज़ों को। बिल्कुल। और आखिरी सवाल काशिफ आपसे, आपको लगता है कि क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं अभी, इतिहास की किताबों को ना पढ़ के जो ऐसे डॉक्यूमेंट जो बॉस फाइल्स में दिखाए जाते हैं, हम जो कहानी देख रहे हैं, जो सच्चाई देख रहे हैं, इस चीज़ को स्कूल्स में ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, और एक सिनेमैटिक क्लासेस होनी चाहिए जिसमें इतनी मेहनत से रिसर्च की हुई जो फिल्म्स है उसको दिखाना चाहिए, इतिहास को ना पढ़ के। एब्सोल्युटली दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में पीपल लाइक वॉचिंग मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज़ दैन रीडिंग न्यूज़पेपर्स। क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बुक्स पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, बस उनको एंटरटेनमेंट से मतलब है। तो इससे अच्छा क्यों ना उनको हम ऐसे मीडियम से हम उनको इतनी हिस्ट्री बताएं, इतनी नॉलेज दें और इतना पास्ट बताएं कि क्या क्या हुआ। सो या थैंक यू, आप हमसे जुड़े हो। हम ये कहेंगे कि अब बहुत जल्दी
द बॉस फाइल्स ऑडियंस की आदत में होगी और वही डिसाइड करेंगे। मैं एक जी, आखिरी में 2 लाइन में बोलना sorry, चाहूँगा जी बिल्कुल सर। कि आप जब भी ये फिल्म देखने जाएंगे, आपकी जो सोच है, आपका जो माइंडसेट है सुभाष चंद्र बोस के प्रति, मैं दावा कहता हूँ कि जब आप हॉल से बाहर निकलेंगे तो वो बदल चुका होगा। और बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं कि जब ये फिल्म ऑडियंस की अदालत में होगी बहुत जल्द और वो डिसाइड करेगी कि ये सिर्फ एक सिनेमैटिक विजुअल्स के साथ देख रहे हैं या इतिहास के एक ऐसे अध्याय को देख रहे हैं जिसको समझना देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है और बहुत मेहनत की गई है रिसर्च पे और उन किरदारों पे जो बहुत जल्दी आपके समक्ष आएंगे। जब रिलीज़ होगी आप जाइए देखिए ताकि ऐसी फिल्मों को बनाने की और हिम्मत आ सके, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसी कहानियाँ निकल के आएँगी और ऐसी कहानियाँ जब निकल के आती हैं तो वो आपकी सोच, अगर एक की भी सोच बदले तो मुझे लगता है कि वो हम सब की जीत होती है। वो उन राइटर की जीत होती है, डायरेक्टर की जीत होती है, सभी किरदारों की जीत होती है जो एक साथ इस सिनेमा को लेके आते हैं। फिलहाल वीक इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।